Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Archana ma'am. Our today's topic is continued proportion. What is continued proportion? यानी कि आज का हमारा टॉपिक है कि continued proportion क्या होता है, ठीक है। तो proportion इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ proportion की मैंने वीडियो बनाई थी और कुछ क्वेश्चन भी आपको उससे रिलेटेड समझाए थे। तो आज मैं आपको बताऊंगी continued proportion किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, in a proportion where the second and third terms are equal we call the proportion as continued proportion। यानी कि ऐसा proportion जहाँ पर हमारा जो सेकेंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है वो हमारे इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमारा कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है। मैंने आपको प्रपोर्शन बताया था जिसमें हमारे कितने टर्म होते थे, 4 टर्म्स होते थे, राइट। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर टर्म होते थे उसमें। तो अगर ऐसा कोई प्रपोर्शन है जहाँ पर जो हमारा सेकेंड टर्म हो और जो थर्ड टर्म हो, ठीक है, वो हमारे इक्वल हो यानी कि सेम हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए, इफ 2:10 प्रपोर्शन 10:4, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रपोर्शन है हमारा, राइट। तो यहाँ पे ये तो हमारा 25 फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म एंड ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। तो यहाँ हमसे कहा है कि यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड टर्म है और ये जो हमारा थर्ड टर्म है, बोथ आर सेम, ये दोनों ही हमारे क्या है, सेम है ना। तो ऐसा प्रपोर्शन जिसमें हमारा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या फिर सेम होते हैं, तो ऐसे प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। देन वी से, तो इसे बोलने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर देख ली, इसे हम कहेंगे 25, 10 एंड 4 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। यहाँ आप बार बार नहीं बोलेंगे कि 25, 10, 10 एंड 4, ठीक है, इस तरह से नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ 10 तो 2 बार है ना। तो आप ऐसे बोलेंगे इसे कि 25, 10 एंड 4 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। यानी कि ये अंडरस्टूड हो गया कि आपने 3 टर्म बोले हैं तो और आपने कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बोला है, तो समझ में आ गया होगा कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमारे क्या हो रहे होंगे, सेम रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ए, बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, ये तीनों कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में हैं। अब आप इसे राइट करके दिखाइए कि इसे कैसे लिखा जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, जैसे ही आपने समझा कि अच्छा यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म है और मैम ने बोला है कि कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है, तो आप इसे तुरंत ऐसे लिखोगे कि A:B, प्रपोर्शन का सिंबल लगाओगे, फिर आप सोचोगे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है। तो यहाँ पर B, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, B:, जो लास्ट टर्म हमारा क्या है, C, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, A, B एंड C आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे पढ़ते हैं 24, 10 एंड 4 आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। अभी यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई 3 प्रपोर्शन इस तरह से हैं कि x, y, z आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। मान लीजिए कि कोई 3 नंबर इस तरह से हैं x, y और z, वो किस में है, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने कितने टर्म आपको बताया, 3 टर्म बताया ना, लेकिन आपने तुरंत माइंड में ये समझ लिया होगा कि मैम ने भले ही बोले हैं 3 टर्म, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यू है तो ये जो हमारा y है वो सेकेंड टर्म भी होगा और यही y हमारा क्या होगा, थर्ड टर्म भी होगा, राइट। और x तो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये तो आपको पता ही है, और z हमारा फोर्थ टर्म है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन लिखा है तो आप समझ गए कि ये जो कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है, यहाँ पे जो y हमारा है वो 2 टाइम्स रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा, यानी एक सेकेंड में और एक थर्ड टर्म में, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आपको पता है प्रपोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं रेशियो को। तो सेम वैसे ही अगर x, y, z हमारे कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है तो इसे आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, x:y, फिर आप यहाँ पर प्रपोर्शन का सिंबल लगाओगे, फिर यह y:z लिखोगे, राइट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, s:y, x:y को हम क्या लिख सकते हैं, x/y, प्रपोर्शन इज इक्वल टू, प्रपोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हमारा y:z, हम इसे y/z लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन का भी सिंबल हो गया, ठीक है।
आप चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, सेम हमारा बात कहने का जो तरीका है वो हमारा क्या है, सेम है, या फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये रेशियो के फॉर्म में लिखा है, यहाँ अपॉन के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये x रेशियो y, इसे हमने लिख लिया x अपॉन वाई इक्वल टू y अपॉन जेड। यहाँ भी देखिए जो हमारा सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, सेम ही है। ठीक है, तो अगर ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म सेम है तो यहाँ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू जेड हो जाएगा ना, तो यहाँ x इंटू जेड या फिर z इंटू एक्स, और इस साइड क्या हो जाएगा, y इंटू वाई को हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो हम लोग ने प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए थे तो आपको याद होगा कि जहाँ पर हमें फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो हम यहाँ पर इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करते थे और उसमें हम फाइंड कर लेते थे z की वैल्यू। यहाँ भी हमने क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किया है। ठीक है, x को z से मल्टीप्लाई किया, y को y से किया, तो y को y से करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा और z को x से करेंगे तो zx आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि y स्क्वायर इक्वल टू zx कहाँ से आया है, समझ गए ना। फिर से मैं बता दूं कैसे होगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है, तो कॉन्टिन्यू अगर प्रपोर्शन है तो सीधी बात है y हमारा कितने टाइम्स रहा होगा, 2 टाइम्स रहा होगा। ये y हमारा कितने टाइम्स रहा होगा, 2 टाइम्स रहा होगा। तो यहाँ y और y मल्टीप्लाई होके हमारा कितना आ गया, y स्क्वायर, और जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो वो हमारा आ गया z इंटू एक्स। तो ये हमारा y स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स हो गया। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि y इज कॉल्ड द मीन प्रपोर्शन ऑफ x एंड z। अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो यहाँ हम कहेंगे कि y इज द मीन प्रपोर्शन, क्या कहेंगे, मीन प्रपोर्शन ऑफ z एंड x। ऐसा क्यों कहते हैं, मीन मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, मीन मतलब मिड होता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ y हमारा मिड में है ना, y हमारा कहाँ पर है, मिडल टर्म है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि y इज कॉल्ड द मीन प्रपोर्शन ऑफ x एंड z। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट मान लीजिए आपके बुक में या आप कहीं पढ़ें लिखे हुए हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है। एक सेम मैं यहाँ पर आपको देती हूँ जो कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा P इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ R एंड S। अगर मैं इस तरह से लिखूं कि P इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ R एंड S, तो आपको इस टाइप पे उसे क्या करना है, शो करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मीन प्रपोर्शन किसको कहा जा रहा है, y को कहा जा रहा है, तो हमने y का स्क्वायर कर दिया। सेम यहाँ पर मीन प्रपोर्शन किसको कहा जा रहा है, p को कहा जा रहा है, तो आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या होगा। और बाकी किसको कहा जा रहा है, मीन प्रपोर्शन ऑफ x एंड z का मीन प्रपोर्शन है तो x इंटू जेड कर दिया। तो इसी तरह से ये मैंने जो आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको इस स्टेटमेंट को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। p इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ R एंड S, तो इसी फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन किसे कहते हैं, मीन प्रपोर्शन किसे कहते हैं। कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन उसे कहते हैं जब हमारा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म सेम होता है तो वहाँ हम इसे कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन कहते हैं। और कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन को अगर हम सॉल्व यानी कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज़ करें तो यहाँ पर हमारा देखते हैं कि आप वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स इस तरह के कुछ फॉर्म में आता है। तो इसे हम कहेंगे कि क्योंकि y हमारा मिडल टर्म में था तो हम कहेंगे y इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ z एंड x। ठीक है, बहुत ही इजी है, राइट। चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर कोई भी प्रपोर्शन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या फिर क्या क्या हो सकता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सो इन अ कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, यानी अगर हमारा कोई भी प्रपोर्शन गिवन है जो कि कॉन्टिन्यू है तो 3 बातें तो हमेशा आपको याद रखनी है अगर वो कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है तो। पहला ये कि उसका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अगर कोई कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है तो उसका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमेशा ही इक्वल होगा। ठीक है ना, और फिर बी क्या है हमारा कि वाई स्क्वायर हमेशा इक्वल टू जेड एक्स इज कॉल्ड द मेन प्रपोर्शन, यानी कि अगर कोई प्रोपोर्शन कॉन्टिन्यू है तो उसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स अगर हम करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, मीन प्रपोर्शन कहलाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही है ना। अब सी वाला पॉइंट देखिए, द फोर्थ टर्म z, जो हमारा फोर्थ टर्म z था ना, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया आपको 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म हमारा क्या है, z है ना, तो वही लिखा हुआ है द फोर्थ टर्म z इज कॉल्ड द थर्ड प्रपोर्शन। इसे हम क्या कहते हैं, थर्ड प्रपोर्शन कहते हैं।
बच्चों यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तीनों ही कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन के अंदर आते हैं। लेकिन अभी जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसी पर, है ना, इसी पर बेस्ड अगर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वहाँ पर आपको थर्ड प्रोपोर्शन नाम दिया जाएगा, वहाँ आपको मीन प्रोपोर्शन कहेंगे, वहाँ आपको कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। इस तरह के वर्ड वो यूज़ करेंगे और आपको वहाँ खुद समझना है कि अगर कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन कहा गया है तो सेकेंड टर्म हमारा थर्ड टर्म के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर वहाँ पर हमसे कहा गया है कि मीन प्रोपोर्शन, तो तुरंत हमें समझ जाना है कि मीन प्रोपोर्शन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। वाई मतलब मिड के जो हमारे टर्म होंगे, ठीक है, सेकेंड टर्म, और जो थर्ड टर्म हमारा होगा उसे हम वाई कह रहे हैं यहाँ पर। और एक्स जेड को क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, वो हमारा होगा। ऐसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ये बस मैं एक ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2:5 इज इक्वल टू 6:15। मान लीजिए ये मैंने कहा कि एक है, ठीक है, और मैंने कहा ये मीन प्रपोर्शन में, तो आप इसे कैसे शो करोगे, तो मीन प्रपोर्शन में है तो इसे आप ऐसे शो करोगे कि सॉरी, ये मीन में तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ 5 है, ठीक है, 5 है, तो यहाँ भी 5 है। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों ही हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों ही टर्म हमारे सेम होते तो हमारा मीन प्रपोर्शन यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो वाई मीन्स होता है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो यह हो गया 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इक्वल टू एक्स और जेड, एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म और जेड मीन्स लास्ट टर्म, इक्वल टू 2 × 15, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। और अगर हम कहें थर्ड प्रपोर्शन, तो आपसे अगर मैं पूछूं बताइए इसमें थर्ड प्रपोर्शन क्या है, तो आपको बताना है जेड, जेड यानी कि फोर्थ टर्म जो हमारा होता है, यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या है, 15 है ना, तो 15 हमारा क्या हो गया, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे आपसे कहा कि एक कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है जिसमें थर्ड प्रपोर्शन है 15, जिसमें या फिर 20, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 20, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वहाँ का जो फोर्थ टर्म है वो कितना रहा होगा, 20 रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ आपको डायरेक्ट फोर्थ टर्म नहीं बोलेंगे, वो आपसे बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, तो आपको समझना है कि थर्ड प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, फोर्थ टर्म हमारा, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किसे हम कह रहे हैं मेन प्रोपोर्शन, किसे हम कह रहे हैं कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, हम किसे थर्ड प्रोपोर्शन कह रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ये मत भूलिए कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसे आपको इस फॉर्म में मुझे शो करके दिखाना है कि P इज़ द मीन प्रपोर्शन ऑफ R एंड S। तो इसे हम इस फॉर्म में कैसे शो करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना ना भूलिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेरा आंसर ज़रूर दीजिए, ओके। थैंक यू।